सो इन माय ओपिनियन जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, टियर 3 टियर 4 सिटीज़ गाँवों से जो लोग आते हैं, उनके लिए मुझे लगता है इंस्पिरेशन एक बहुत लग्जरी है। और मेरे रिसर्च में मैंने ये पाया कि ये किस तरीके से ये पूरा प्लान होगा। तो जब बिट बाय बिट हम जब उस जर्नी में होते हैं, किसी भी डिसीजन मेकिंग का फंडामेंटल प्रिंसिपल मेरे हिसाब से ये है, अगर आप राइट टाइम पे राइट प्लेस पे बहुत जगह लोग नहीं हो पाते हैं, तो उसका कुछ हिस्सा मेरे पास भी आएगा, आपके पास भी आएगा, राइट? हाँ। हुँ। Let's start with the one product that everybody can see in Ahmedabad, and it's already famous, making headlines, making gossips. So you're currently running two successful restaurants, to name Banjara Gourmet Dining and Ami Cafe and Patisserie. The third one is already in construction. What inspired you to get into the restaurant industry and venture into such a competitive industry in Ahmedabad? बिफोर डाइविंग इनटू द क्वेश्चन, मेरा जो इंस्पिरेशन वर्ड है उससे थोड़ी-सी एक आपत्ति है। Okay. तो मैं इस क्वेश्चन के कॉन्ट्रडिक्शन में आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए एक जंगल के रूल में, एक जंगल है, उसमें अगर कोई भी जानवर, फॉर एग्ज़ाम्पल ले लीजिए शेर, रोज़ सुबह शिकार करने निकलता है, तो उसे क्या चीज़ इंस्पायर करती होगी Survival? सर्वाइव? नीड। So it's a necessity. Yes. इट्स अ नेसेसिटी, इट्स अ नीड, राइट? Hmm. सो इन माय ओपिनियन जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, टियर 3 टियर 4 सिटीज़ गाँवों से जो लोग आते हैं, उनके लिए मुझे लगता है इंस्पिरेशन एक बहुत लग्जरी है। Hmm. अ, वो अगर अपने सर्वाइवल, अपनी नीड के लिए लड़ रहे हैं, बिकॉज़ आई एम द फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। मेरे बैकग्राउंड में कोई बिज़नेस में नहीं है, इससे पहले किसी ने इस तरीके का कुछ काम नहीं किया है। तो रादर देन द इंस्पिरेशन, इट्स अ नीड Okay. फॉर अस, और इट्स अ रेगुलर हसल। रोज़ एक नई जंग है जिसको हमको रोज़ स्टार्ट करना है और करना है। तो आई थिंक इंस्पिरेशन से ज़्यादा ये नीड का मामला है। Okay, but I think need gets fulfilled with a small restaurant also. What made you so hungry that you had such a big dream and you envisioned this place? ओके, It spans to, I think, 40,000 square feet? या इट्स 50,000 स्क्वायर फीट। 50,000 square feet. So राइट। there needs to be some inspiration, some motivation that pushed you through that. सो द थिंग इज़ एक्चुअली, मेरा ऐसा मानना है कि एक बड़ा फेमस कोट है अब्राहम लिंकन का कि अगर आपको 6 घंटे दिए जाए एक पेड़ को काटने के लिए, तो मैं 4 घंटे उसमें जो अपनी जो एक्स है उसको शार्पन करने में निकालूँगा और बाकी के 2 घंटे में मैं पेड़ को काटूँगा। तो सेम चीज़ मैंने भी यही करी, मैंने यहाँ के रेस्टोरेंट्स का रिसर्च किया और मेरे रिसर्च में मैंने ये पाया कि बिग रेस्टोरेंट्स वर्क हियर। Okay. तो ये रिसर्च का आउटकम है, ना कि मेरा पैशन है। Okay. रिसर्च ने ऐसा मुझे बताया कि अगर आप इस स्केल पे इस तरीके से रेस्टोरेंट करेंगे, तो आई थिंक वो सक्सेसफुल होगा। अगर मेरा रिसर्च मुझे ये बोलता है कि यहाँ पे सिर्फ 5000 स्क्वायर फीट में रेस्टोरेंट करना चाहिए, जैसे मुंबई में शायद यही पाएँगे। अगर मैं डेटा मुंबई के कलेक्ट करूँगा तो मुझे शायद, क्योंकि वहाँ पे स्पेस भी उस तरीके से अवेलेबल नहीं होगी। तो आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ रिसर्च रादर देन द मोटिवेशन और पैशन। Okay. But like considering from everywhere, Mumbai, Pune, everywhere, Ahmedabad is a very notoriously competitive market because यहाँ पे खाना बहुत ज़्यादा माना जाता है and it is a very competitive market and you don't have any connections here. राइट। So to create something this extraordinary, how did you find that courage to take that step? एक्चुअली व्हाट हैपेंड, ये अगर मुझे काफ़ी लोग इस बात का क्रेडिट देते हैं कि मैंने इतनी बड़ी हिम्मत कैसे करी, इस तरीके से करेज में कैसे जुटाया। बट इसका मुझे ऐसा लगता है कि जब आपके सामने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि मुझे ये करना है। मेरे रिसर्च ने मुझे ये बताया कि मुझे इस तरीके का एक रेस्टोरेंट करना है जो इतना स्पेशियस हो, या उसमें पार्किंग की इनफ स्पेस हो, Hmm. मैं 300-400 लोगों को कैटर कर पाऊँ, मल्टी क्विज़िन में मैं कर पाऊँ, Okay. ओनली वेजिटेरियन को सर्व कर पाऊँ। तो इस तरीके का मेरा रिसर्च का डेटा था। उससे मुझे इस बात की क्लैरिटी लगभग हो गई थी कि रेस्टोरेंट थोड़ा बड़े स्केल पे होने वाला है, Hmm. और फिर आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व इस तरीके से करेंगे कि आप एक प्रीमाइस बनाएँगे, उसको ब्रेक डाउन करेंगे छोटे-छोटे पार्ट में, Hmm. और इवेंचुअली यू कम डाउन टू योरसेल्फ एंड यू लुक विदिन एंड यू ट्राई टू फाइंड अ आंसर दैट हाउ आई विल अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। मैं ये फंड्स कहाँ से अरेंज करूँगा? ये किस तरीके से ये पूरा प्लान होगा? तो जब बिट बाय बिट हम जब उस
जर्नी में होते हैं, तो फिर वो उस तरीके से वो आगे चलता रहता है, एक के बाद एक स्टेप आगे बढ़ता रहता है। और मुझे लगता है कई बार इसमें आपकी डेस्टिनी और आपकी किस्मत भी इसमें आपको साथ देती है। तो That's kudos to you that you've taken such a big step. It actually takes a lot of courage. आपके नज़रिए से it seems like कि करना ही है, बट दूसरों के लिए it is कि इतना बड़ा स्टेप लेने के लिए हिम्मत लगती है। तो that is पर मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी इंसान ने अगर कोई डिसीजन लेने का सोचा है, हम्म, तो डिसीजन लेने से पहले बहुत सोच लेना चाहिए, डिसीजन लेने के बाद बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। ठीक है। अगर आपने That's a अगर good आपने अपने good statement. या अगर आपने बहुत अपने कॉन्शियस माइंड से आपने ये फिगर आउट कर लिया कि मुझे ये करना है, देन यू आर इनटू इट। देन फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। फिर आप अगर आपके पास इतनी लग्ज़री है, आपके पास इतना पैसा है वेस्ट करने के लिए, तो आपके पास फिर फेल होने का भी ऑप्शन है। अगर आपके पास वो रिसोर्सेज़ नहीं है और आपका एक-एक रिसोर्स जो है वो बहुत प्रीशियस है, आपकी बड़ी जद्दोजहद से वो जो रिसोर्स है वो आप इकट्ठा कर रहे हैं, तो उसके बाद आपके पास फेल होने का ऑप्शन है ही नहीं। So do you believe in that strategy, one day at a time, one task at a time? डेफ़िनिटली, यू जस्ट ब्रेक डाउन योर टास्क और उसको आप स्ट्रैटेजाइज़ करिए किस तरीके से वो होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए आपको बहुत रिसोर्सेज़ की ज़रूरत नहीं है, आपको उसमें विल पावर की ज़रूरत है। उसमें आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप उतरेंगे, तो यू कैन क्रिएट एनीथिंग। I believe moving cities, building connections, and creating something from absolute scratch might be very overwhelming at times. कभी आपको doubts आते होंगे कि am I going the right way or what is next for me? So how do you keep yourself grounded and how do you keep yourself motivated? So, I always believed while I was creating it, मुझे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी थी जो कहीं कोने में पड़ा है और लोग उसको बहुत आराम से एक्नॉलेज कर रहे हैं और या नहीं भी कर रहे हैं। मुझे उसको बहुत विजिबल और उस तरीके से बनाना था कि इट शुड बी नोटिसेबल इन 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 एवरी एस्पेक्ट। Hmm. ये खाने के मामले में नोटिसेबल होना चाहिए, ये एम्बियंस के मामले में नोटिसेबल होना चाहिए, ये साइज़ के मामले में नोटिसेबल होना चाहिए। तो दिस वाज़ द क्लियर ऑब्जेक्टिव फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। सो आई एक्चुअली क्रिएटेड इन दैट वे ओनली। So that kept you motivated that you want That to kept me bring. motivated, and I always keep myself busy in the things. So the as you asked about the how I keep myself grounded. So I Think think करने का समय नहीं मिलेगा तो नहीं, overthink कैसे करेंगे? exactly, मतलब I always kept myself so busy in Hmm. the things that I never thought about it, that I have to be grounded or not. So Banjara that you've created, Ame to I think you started in 2024, but before that you started Banjara and it's a successful project. So Banjara, when you created, it's a retreat for customers. From what I hear, it has a very tranquil ambience and it's a very soothing place. How did you come up with this concept in Ahmedabad? It's located on one of the busiest streets in Ahmedabad, but it still has the vibe of its own. So how did you come up with that concept? So why generally people go to the restaurant? You have to ask this question first. To relax, to To eat. relax, right? हाँ. To actually जनरली लोगों के जब जब कोई रेस्टोरेंट ओपन करता है या इस तरीके की चीज़ करने की कोशिश करता है, तो पहले दिमाग में ये होता है कि हम लोग फूड में ये स्पेशलिटी लाएँगे, हम लोग उसको इस तरीके से गार्निश करेंगे और इस तरीके से सर्व करेंगे। आई थिंक वो उसका एक एसेंशियल पार्ट है। बट आई थिंक जो इस पूरे सिनेरियो में जो फंडामेंटल क्वेश्चन ये है कि इंसान अपनी आम दिन की जो दिनचर्या है, उसमें बहुत परेशान है। True. फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी का ऑफ़िस में कुछ पंगा चल रहा है, किसी का घर पे कुछ पंगा चल रहा है, ट्रैफ़िक है, पॉल्यूशन है, बहुत बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और वो कुछ क्षण ऐसे निकालना चाहता है खुद के लिए या अपनी फ़ैमिली के साथ अपने लिए, कि वो आए किसी जगह पे शांति से बैठे और वहाँ पे हर चीज़ उसके हिसाब से हो। Okay. मतलब अगर वो एंटर किया है किसी जगह पे, तो वहाँ पे अगर उसने पानी माँगा है तो कुछ सेकंड्स में पानी आ जाए। क ढंग से खाना ऑर्डर किया है तो गरमा-गरम खाना सर्व टेबल पे हो जाए, अच्छे से सर्व हो जाए। एम्बियंस ऐसा हो कि वहाँ पे आके रिलैक्स हो, बहुत भीड़-भाड़ नहीं हो, ओवरबर्डन नहीं करे इंसान को। ये बहुत बेसिक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है किसी भी इंसान की। और तो हमने अपने एम्बियंस में, अपने कॉन्सेप्ट में इसी चीज़ को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करी है कि जब कोई उस गेट से अंदर हो, बंजारा के गेट पे जब आता है इंसान, तो बस उन सब चीज़ों से वो रिलैक्स होके
यहाँ पे वो 1, 2, 3 घंटे जितना भी वो स्पेंड करना चाहे वो अच्छे से करे और अब यहाँ से फुल रिलैक्स होके नेक्स्ट डे के लिए चार्ज अप होके जाए। बट जितना हमने रेस्टोरेंट के कॉन्सेप्ट्स में देखा है, उनको प्रॉफिटेबिलिटी से ज़्यादा मतलब होता है कि अगर उनके पास 200 स्क्वायर फीट जगह है, 800 स्क्वायर फीट जगह है, उसमें मैक्सिमम जितनी टेबल वो लगा सकते हैं, वो लगा लें, टू सर्व द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कस्टमर इन ऑर्डर टू गेन मैक्सिमम रेवेन्यू. But here I see that everything is spaced out, everything has its own space, every corner is curated. So doesn't that affect your revenue, or haven't you ever thought about it in that perspective? Actually, your question is right, but it's a partial truth. Okay. But what happens, I categorize generally restaurants in the 2 categories. The one restaurants are need based. फॉर एग्जाम्पल ऐसे रेस्टोरेंट्स होते हैं जो हम लोग आमतौर पे देखते हैं एयरपोर्ट के बाहर हैं या रेलवे स्टेशन के बाहर हैं या बस स्टैंड के बाहर हैं या हॉस्पिटल के बाहर हैं। वो एक्चुअली आम लोगों की नीड को कैटर करते हैं कि वहाँ से निकल रहे हैं, आज हमको कुछ खाना खाना है, आपने खाना खा लिया और ठीक डन हो गया। Hmm. दूसरी कैटेगरी है एक्सपीरियंस सेंट्रिक, Okay. जहाँ पे लोग अपनी नीड की वजह से नहीं आ रहे हैं, लोग एक्सपीरियंस के लिए आ रहे हैं और हम अपने आप को सेकंड कैटेगरी में पाते हैं। तो आई थिंक उस पूरे सिनारियो में जो सेकंड वाला जो पॉइंट है जो एक्सपीरियंस सेंट्रिक है, उसमें अगर आप इसको इसको बहुत ही क्राउडेड कर देंगे फर्नीचर से या बहुत चीज़ों के साथ कर देंगे, तो आई थिंक फिर दैट्स द इट्स कॉन्ट्राडिक्टरी टू योर ऑब्जेक्टिव। फिर आप शॉर्ट टर्म में भले रेवेन्यू कर लेंगे पर आई थिंक लॉन्ग टर्म में आप सस्टेनेबल नहीं रह पाएंगे। That's a phenomenal thought. I think consumer centric आप हो, आप consumer के बारे में सोच रहे हो, तो I think that really works, and Yeah. that is a proven fact. It is working for Banjara. So you're not a chef. You're not from the food industry at all. You don't have anyone around you that's into the food industry. How did you manage to bring every piece of it together? What are the collaborations that you looked for, and what was your thought process while building it? So before entering into this industry, actually I was a lecturer of public administration Okay. और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये बहुत क्लासिक डिबेट है कि आर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पब्लिक अफेयर्स और द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्राइवेट अफेयर्स आर सेम or different. This is the classic debate in the public administration. In my opinion, administration is administration. It has nothing to do with the public or private. Public affairs and private affairs को अगर आप elaborate कर सके. For example, you are printing currency. Hmm. This is a public affair. Okay. Or you are running a restaurant. It is a private affair. Okay. But in both the cases, there will be an organization, there will be a management, and all the fundamental principles of the management will be applicable in both the organization. Okay. Irrespective of whether it is a private organization or a public organization. So I'm a strong proponent of the philosophy that the administration is administration. There is nothing a segregation between the public and private. So whatever the principles I have learned during my studies and everything, I have applied here. So following that logic, you could have chosen any business. Yes, Right. and I can bet on that. If I choose any business, I will get success in that because I know the fundamentals of the organization, the fundamentals of the operations. So in terms of fundamentals, do you mean the hierarchy of an organization, or the processes, systems working? Everything. Everything comes under that. It comes up with the organization, then the planning, then organization, then the budgeting, the finance, the staffing, recruitment, everything under these principles. And there are fundamental principles. Okay. The very administrative. They're replicable to any business. Many administrative thinkers have worked on it. It's a more than 100 years old discipline where people have actually cracked it. That how can you solve the organizational problems? So these are the very common problems. It's not unique problems. So did you think of any other business before starting the restaurant business, or did you have any options that you wanted to explore? Actually, I had an exposure to this restaurant industry. Okay. मुझे इस रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का काफ़ी अच्छा एक्सपोजर था बिकॉज ड्यूरिंग द कॉलेज टाइम आई यूज टू परफॉर्म इन दोज रेस्टोरेंट्स इन उदयपुर। Okay. सो द क्वाइट लॉन्ग टाइम एक्चुअली मैंने इन रेस्टोरेंट्स में बिताया है जहाँ पे मैंने वहाँ पे मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स भी बने। हम रेगुलरली शाम में परफॉर्म करते थे तो शेफ के कांटेक्ट में भी आया वहीं से। Okay. वहाँ की प्रोसेसेस को भी समझा कैसे ये लोग करते हैं, एचआर क्या होता है, बाकी लोग क्या काम करते हैं,
फाइनेंस डिपार्टमेंट कैसे वर्क करता है, ये सब उसी प्रोसेस में जब बहुत यंग थे तब ये सब चीज़ें बहुत फ्रेश थी हमारे लिए, तो सीखते गए। तो जब बिजनेस करने का सोचा तो सबसे पहला आइडिया दिमाग में ये आया कि एक रेस्टोरेंट कर लेता। तो ऑब्जर्वेशन को आप कितना क्रेडिट देना चाहेंगे? लाइक हाउ अगर इफ यू कैन एम्फसाइज ऑन हाउ ऑब्जर्वेंट पीपल शुड बी इन देयर डेली लाइफ? आई थिंक मुझे लगता है कि मैं पूरा ऑब्जर्वेशन का ही प्रोडक्ट हूँ। ओके। मैंने बहुत ऑब्जर्व करता हूँ मैं, और मैं कई बार अपने आम से कैजुअली अपने दोस्तों को या अपनी वाइफ को भी ये बात हंसते खेलते बोल देता हूँ कि अगर आप मुझे कुछ सिनेरियो देंगे तो उसके कोर में क्या बात है मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। हम्म। तो ऑब्जर्वेशन मेरा इतना स्ट्रांग है कि मैं उस कोर तक पहुँच जाता हूँ। तो आई थिंक उसी का नतीजा है कि बिना किसी बैकग्राउंड के मैं उस ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली रन कर पाता। तो डू यू थिंक इट हेल्प्स, जैसे कोई अगर स्टूडेंट भी है आज के टाइम पे, या कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहा है, या कोई ऑलरेडी एक बिजनेस रन कर रहा है बट वो उसमें कुछ डिफिकल्टी फेस कर रहा है, तो डू यू थिंक दिस इज एन इम्पोर्टेंट स्किल दैट एवरीवन शुड डेवलप इन देयर यंगर एज? Actually, and this real quality is being hampered by the today's culture of reels. रील्स, Yeah, द शॉर्ट फॉर्मेट वीडियोस? yeah, the short format videos. ये बहुत बेसिक क्वालिटी, और ये हर ह्यूमन में हमेशा से रही है, अभी भी है और आगे भी रहेगी। पर ये जो रील का फॉर्मेट, आई थिंक वो इसी फंडामेंटल जो चीज़ है आपकी, आपका जो फंडामेंटल क्वालिटी है उसको डिसरप्ट करता है। So speaking of reels and short format videos, do you consider gaming and other things also in the same umbrella? So these are instant dopamine, if we call that. Right. And instant dopamine has a implication कि business owners को लगता है कि shortcut है उनका, कोई भी मतलब shortcut मिल जाएगा through either attention seeking on social media, or just cutting short processes, hiring people, and just succeeding in business like that. Right, right. So, do you think there is a shortcut, or there is something that we can apply just like that to I succeed in business? I think coming to the real part first. Hmm. So I want to establish a simple process first. So for example, you encounter with some problem in your daily life, whatever it can be. Problem कोई भी हो सकती है. It can be related to your career path. It can be related to your personal life, marriage, whatever. Hmm. तो आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं? आप प्रॉब्लम को सॉल्व इस तरीके से, मेरा ऐसा फंडामेंटल मानना है कि कोई भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प नहीं कर सकता। ना कोई किताब सॉल्व कर सकती है, ना किसी की राय आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कर सकती है। आप नॉलेज गेन कर सकते हैं, पर प्रॉब्लम सॉल्व आपको खुद को ही करनी है। जैसे शॉर्टकट कोई एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो आप क्या कैसे करेंगे? आप आराम से एक जगह बैठेंगे, शांति से ध्यान लगाएँगे और सोचेंगे कि प्रॉब्लम क्या है? उस प्रॉब्लम के क्या-क्या कंपोनेंट्स हैं? हम्म। फिर आप उस एक-एक कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसको ब्रेक डाउन करेंगे। फिर आप अपने अंदर झाँकेंगे कि मैं इसका सॉल्यूशन क्या दे सकता हूँ? और देन दैट आंसर कम्स फ्रॉम विदिन, और फिर आप उस आंसर का सॉल्व किस तरीके से सॉल्व करता है। ये बेसिक क्वालिटी जो है, इसको रील बहुत अच्छी तरीके से हमला करता है, ओके। बिकॉज़ पीपल डू नॉट हैव नाउ टाइम टू थिंक अबाउट देमसेल्व्स। व्हेनेवर दे आर फ्री दे आर जस्ट स्क्रॉलिंग। एंड आई थिंक इसके 10 नुकसान और भी होंगे, आई इसके 10 आराम से और नुकसान होंगे, पर मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा नुकसान है किसी भी प्रोसेस में। So तो people don't want to be alone with their thoughts. या एंड दे शुड बी। Okay. How has that helped you, like being alone with your thoughts? How do you think that works for you personally? सो व्हाट हैपेंस जब आप अकेले में बैठे हैं, मेडिटेशन, व्हाट वी कॉल द मेडिटेशन इज दिस ओनली। हम अपने थॉट्स को, उसको एक-एक थॉट को बहुत अच्छे से जज करना है कि इज़ दिस अ राइट थॉट? इज़ दिस अ रॉन्ग थॉट? क्या ये मेरे जीवन का पार्ट होना चाहिए? क्या नहीं होना चाहिए? ये क्या मेरे सक्सेस में योगदान देने वाला है, या मेरी पर्सनल लाइफ को बेटर करने वाला है? इसी प्रकार की थॉट्स आती है। अगर फॉर एग्जांपल मुझे एक सिनेरियो लेता हूँ मैं कि मुझे स्मोकिंग छोड़नी है। फॉर एग्जांपल इफ आई स्मोक, बाय द वे आई डोंट स्मोक, बट अगर किसी को स्मोकिंग छोड़नी है तो वो ये सोचेगा, और अगर वो ध्यान से इस बात पे विचार कर ले कि यार मैं रेगुलरली इतनी सिगरेट्स पीता हूँ, और मैं अगर रेगुलरली इसी तरीके से पीता रहा तो बाय 45 ईयर्स ऑफ एज माय लंग्स खत्म हो जाएँगे। Hmm. मुझे शायद कैंसर हो सकता है, या मैं कुछ खराब बीमारी में जा सकता हूँ। पर इस थिंकिंग तक आने के लिए आपको शांति से बैठना पड़ेगा पहले। Right. Right. रील आपको वो बैठने नहीं देता है। द Okay. प्रॉब्लम इज़ दिस, यू कैन नॉट सिट अलोन एंड थिंक। जब आप शांति से बैठ के सोच ही नहीं पाओगे,
तो फिर आप वो प्रॉब्लम तक कब पहुंचोगे, उसको आइडेंटिफाई कब करोगे, उसको ब्रेक डाउन कब करोगे, और सॉल्यूशन तो फिर बहुत ही दूर की बात है। But in today's culture, when it's already a developed lifestyle, that we are engaged to our phones. If not reel, it can be any games. If not games, you're chatting to someone. If not that, you're on Snapchat. There are end number of things that are ready to distract you. How do you, why, if you could give an advice, how will someone just get out of that trap? Because अब इसमें तो फंस गए हैं and they want to get out, but there are so many distractions. A thought process or an advice that you would share with people. सी जो मोबाइल फोन वाला जो फिनोमिना है, वो बहुत ज़्यादा पुराना फिनोमिना नहीं है हमारे लाइफ में। Hmm. आई थिंक 2016 इज़ द ईयर व्हेन जियो आई थिंक सिम आई थी, Right. और आई थिंक उसके बाद इंटरनेट बहुत वाइड स्प्रेड हुआ, Right. रूरल भी फैल गया वो। बहुत अच्छे से फैला। और आई थिंक 2020 इज़ द ईयर व्हेन टिकटॉक को बैन किया गया और इंस्टाग्राम में रील वाला फॉर्मेट आया, I राइट? think COVID also we can like COVID also contributed to it to a lot, राइट। right? तो ये बहुत बहुत ही ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, और ये बहुत हम लोग वो फर्स्ट जनरेशन है जो इसको यूज़ कर रहे हैं। हम्म। इसके जो भी नुकसान आने हैं वो 20 साल बाद या 30 साल बाद दिखेंगे, राइट? और वो नुकसान क्या होने वाले हैं, वो नुकसान क्या होने वाले हैं, वो आई थिंक 20 से 25 साल दूर है, जब हम इस बात को डिकोड कर पाएंगे कि ये इतना फैटल था। Okay. तो और ये एक्चुअली इट्स आई थिंक सबसे बड़ा फियर क्या है? फियर ऑफ अननोन। Hmm. और ये फियर ऑफ अननोन है मेरे लिए, कि हमें 20 साल बाद इसके क्या दुष्परिणाम आने वाले हैं, हमको पता नहीं है। Okay. तेरा तो आई थिंक हम लोग बहुत ही गैम्बल वाली लाइफ जी रहे हैं अभी। अगर हम लोग फ़ोन ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, Hmm. या हम इस तरीके की चीज़ें अगर हम लोग रेगुलरली फ़ोन यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, अच्छी बात है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमको मॉडर्नाइज नहीं होना है या उस चीज़ों के साथ हमको पेसअप नहीं करना है, कर लेना चाहिए, बट हम अपने फंडामेंटल्स को ना भूलें। हम लोग योगा करें, जिम करें, मेडिटेशन करें, अपने आप को समय दें, फैमिली के साथ रहें। मतलब मैंने अपने रेस्टोरेंट में देखा है कि Advice. You give it as an advice कि योगा करें and getting into physical activity will help people unlearn that habit. यस डेफिनेटली, व्हाई नॉट। Okay. मैंने देखा है कि लोग डिनर पे आए हैं, Hmm. और मतलब मेरा ऑब्जर्वेशन है ये कि अलग अलग फ़ोन पे होते हैं लोग। Hmm. मोस्ट पेनफुल थिंग, मतलब आई थिंक आप साथ में समय बिताने आए और आप इस दुनिया में होते हुए वो किसी और दुनिया में है। Well, if people, everyone is talking also, people can only talk about the memes that are going on. And वो whatever इसलिए is हो रहा going on है in the internet. वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये बहुत नया है हमारे लिए। हमने अभी से इससे अडेप्टेशन सीखा नहीं है। Okay. 2020 से हम 2025 में ही पहुँचे हैं अभी, Hmm. है ना? और आई थिंक ये जब तक इवॉल्व होगा, और आई थिंक ऑटिज़्म से रिलेटेड केसेस आने लगे हैं अब Hmm. 2020 के बाद से। बच्चों के लिए बहुत बच्चों harmful है, right? जो बच्चे 2020, 21, 22 में बोर्न हुए हैं, जो कोविड के टाइम पे थे, आइसोलेशन में थे, उनके पास एकमात्र सहारा फ़ोन था, Hmm. तो और वीडियोज़ थे, टीवी में कार्टून्स थे। तो आई थिंक उसमें ग्रोथ देखी है हमने, ऑटिज़्म के केसेस एकदम से स्पाइक अप हुए हैं। Hmm. तो आई थिंक ये एक नुकसान तो सामने दिख रहा है। इस तरीके से एडल्ट्स पे क्या नुकसान आने वाले हैं, थॉट प्रोसेस पे क्या आएँगे, हम लोग कॉन्शियस नहीं हैं अब। हम एक अलग बेहोशी में जी रहे हैं। तो लाइक आई एम अ फैशन स्टूडेंट एंड आई स्टडीड फैशन ट्रेंड्स। अब फैशन ट्रेंड्स में क्या होता है, एक साइकिल आता है कि एक नया चीज़ इंट्रोड्यूस हुआ, फिर उसके बाद उसको अर्ली अडॉप्शन मिला एंड देन उसको एक फैड का सिंबल मिल जाता है, एक फैड बन के आ जाता है, एक स्पाइक आ जाता है। आफ्टर दैट एक सैचुरेशन, एक पीक आता है जिसके बाद वो गिरना स्टार्ट होता है, कोई भी ट्रेंड हो। तो डू यू थिंक वे फार अवे फ्रॉम द पीक? आई थिंक वो जो भी उसका ट्रेंड है, उस वो उसका एक नेचुरल लाइफ साइकिल है, वो उसको फॉलो करेगा, दैट इज़ ओके। बट उसने हमको एक फंडामेंटल लेवल पे डैमेज किया है, और वो ये है कि हमारा स्पैन ऑफ अटेंशन कम हुआ है। हम हर 30 सेकंड में कुछ नया देखना चाहते हैं, है ना? आई एम अ स्टूडेंट ऑफ म्यूज़िक। हम लोगों ने 8-8, 9-9 मिनट के गाने सुने हैं, या और क्लासिकल सुनते थे 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 1 आवर, बड़ा ख़्याल होता था, छोटा ख़्याल होता था। अब गाने 2.5 मिनट के बन रहे हैं, 2 मिनट का गाना बनता है। तो वो जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी क्रिएटिविटी हो रही है, वो आर्टिस्ट के लिए तो बहुत चैलेंजिंग है ही, हम्म। पर एज़ अ ऑडियंस आप उससे क्या ले रहे हैं? मतलब यू आर जस्ट लिसनिंग अ ट्यून। So even if this trend of short reels and short format dies, the effects will द last इफेक्ट विल long. बी देयर, राइट? बिकॉज़ Okay.
क्योंकि अब हुआ ये है कि आपने अडॉप्ट कर लिया है अपने आप को इस तरीके से कि आप बहुत 3 घंटे की मूवी देखना अब आई थिंक लोगों के लिए हाँ, बहुत ही चैलेंजिंग हो गया है, अब नहीं राइट। देखते हैं लोग। और मूवीज़ से पहले लोग बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं अब। तो हम रील एक एक माध्यम है, जिसके माध्यम से हम कई सारी चीज़ें देख रहे हैं, पर उसका हमारे लाइफ़ के सभी एस्पेक्ट पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। हुँ, आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट कंसर्न। राइट। हुँ, But Ahmedabad is highly competitive, especially in restaurants. So it's a task to stay profitable because आज की तारीख में दिन में 10 रेस्टोरेंट कैफेज ऑफ एवरी स्केल आर ओपनिंग और साथ में अनफॉर्चुनेटली 10 बंद भी हो रहे रोज ड्यू टू अनप्रॉफिटेबिलिटी नॉट गेटिंग अ लॉट ऑफ अटेंशन। स्टार्टिंग में सबका बहुत फैबुलस चलता है एंड देन इट जस्ट ड्रॉज डाउन because everywhere there's a new cafe opening. So how do you stay profitable in such an environment? हुँ। आई थिंक जो फंडामेंटल क्वेश्चन है इसमें कि आप इस इंडस्ट्री में आए क्यों? क्या वो रीज़न था जिसकी वज़ह से आपने ये स्टार्ट किया? आई थिंक वहाँ पे क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। लोग एक-दूसरे को देख के कि अच्छा उसने किया तो मैं भी कर लूँगा। तो आई थिंक ये नहीं होना चाहिए। अगर आपको पैशन है, आप इस चीज़ को कर सकते हैं, आपको लगता है कि आपके अंदर वो विज़न है। पर मुझे ऐसा लगता है कि भले ही मैं कोई शेफ़ नहीं हूँ या मैं इस इंडस्ट्री से बिलॉन्ग नहीं करता हूँ, बट मुझे लगता है राजस्थानी होने के नाते मेरे अंदर वो हॉस्पिटैलिटी वाला एक भाव है। और मैं हमेशा अपने स्टाफ के साथ ब्रीफिंग में वगैरह में भी यही बात करता हूँ कि अगर कस्टमर आया है, कोई आप अपने इमोशंस लेके आ रहा है, तो उनको आप फ़ेल मत करिए, Hmm. आप उनके साथ रहिए। वो आपको इवेंचुअली कितना बिज़नेस देगा वो आई थिंक वो मैटर नहीं करता है। पर वो आपके यहाँ से क्या एक्सपीरियंस लेके जाता है वो दैट मैटर्स अ लॉट। और आई थिंक मैं मुझे लगता है कि यही दिस इज़ द ओनली थिंग वेयर वी आर प्रॉफिटेबल। अगर हम जि इस फंडामेंटल क्वेश्चन को अगर हम जिस दिन छोड़ देंगे और हम लोग फ़ोकस कर लेंगे कि हमको कैसे ज़्यादा रेवेन्यू कमाना है, उसके उस दिन हम फेल हो जाएँगे। So do you think creating a product also affects like आप कैसे एक प्रोडक्ट को बिल्ड करते हैं वो भी उससे भी आई फर्क थिंक पड़ता है? एग्ज़ैक्टली सी ये इट्स अ गेम ऑफ वैल्यूज़। इट्स नॉट अ गेम ऑफ मनी, इट्स नॉट अ गेम ऑफ प्रॉफिट एंड इट्स नॉट अ गेम ऑफ मैथ्स। इट्स टोटली अ गेम ऑफ वैल्यू। आप किसी की लाइफ़ में क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं, हम्म। उसी से ही मुझे लगता है बिज़नेस चलता है और उसी से चलना भी चाहिए। तो आपने कुछ रिसर्च की थी अबाउट अहमदाबाद बिफोर स्टार्टिंग ऑल ऑफ दिस या आपने कुछ इन डेप्थ नॉलेज गेन किया अबाउट द रेस्टोरेंट इंडस्ट्री हियर? बिल्कुल, मैंने रिसर्च करी और इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी ऑफ माय लाइफ़। मतलब मैंने करीबन 8 महीने इस काम को दिए कि किस तरीके से मैंने आई हैव टेस्टेड ईच एंड एवरी रेस्टोरेंट। हम्म। अहमदाबाद का हर रेस्टोरेंट जो फ़ेमस है, जिसको लोग जानते हैं, मैं वहाँ गया हूँ, मैंने वहाँ का खाना टेस्ट किया है, मैंने वहाँ की सर्विस देखी है, वहाँ के पूरे एनवायरनमेंट को मैंने अंडरस्टैंड किया है। और आजकल तो लोग ऐसा कर लेते हैं कि रिसर्च फर्म्स होती हैं, लोग उनको प्रोजेक्ट दे देते हैं पूरा का Consultants. पूरा, अच्छे से दे देते हैं और वो कर लेते हैं काम। तो मेरे पास वो रिसोर्सेज़ शायद उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थे, तो वो काम मैंने खुद ने अकेले से किया। आई यूज्ड टू हैव ऑल द बुलेट पॉइंट्स रेडी। ओके। तो मैं रेस्टोरेंट के बाहर जाके आई यूज्ड टू आपका आस्क खुद का चेकलिस्ट आपने बनाया था? आई यूज्ड टू आस्क द क्वेश्चन टू द पीपल। ओके। लोग जो पार्किंग से निकलते थे कि अच्छा आप यहाँ पे रेस्टोरेंट का है, आज आपने क्या खाया, आपका क्या क्यूज़ीन फ़ेवरेट है, किस तरीके से आप रेस्टोरेंट आते हैं, कितना फ्रीक्वेंटली आते हैं, क्यों आते हैं रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट आने के पीछे का लॉजिक क्या है, यही रेस्टोरेंट में क्यों आते हैं? ओके। मल्टीपल क्वेश्चन्स मैंने पूरा क्वेश्चनर बनाया, एक बहुत बड़ा डेटा सेट इकट्ठा किया मैंने, करीबन 4-5 हज़ार लोगों का डेटा सेट था मेरे पास। अरे वाह! ओके। और आई क्रिएटेड ऑल द क्वेश्चनर्स, एवरीथिंग मैंने खुद से प्रिपेयर किया और सारा डेटा भी मैंने खुद कलेक्ट किया, एनालिसिस भी मैंने खुद से किया। अच्छा, ग्रेट। तो तो आई थिंक ये आपकी पहली वाली बात पे रेज़ोनेट होता है कि खोलने के पहले सोचो, खोलने एग्ज़ैक्टली के बाद मत सोचो। मतलब लोग आजकल तो पीपल जस्ट जस्ट डाइव इनटू इट। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। मतलब लोगों के पास आई डोंट नो कोई इन्वेस्टर मिल जाता है और इन्वेस्टर मेरे को ऐसा लगता है कि पीपल शुड नॉट इन्वेस्ट टू द पीपल। मैं इन्वेस्टर को ये बात बोलना चाहूँगा कि इन्वेस्टर को उन लोगों को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जिनमें हसल करने या फ्लोर पे खड़े रह के ज़मीन पे धूप में खड़े रह के काम करने की क्षमता नहीं है, उनके साथ आप इन्वेस्ट मत करिए। बट आई थिंक इन्वेस्टमेंट हैज़ अगेन बिकम अ शॉर्टकट तरीका टू सक्सीड। एग्ज़ैक्टली, दैट्स व्हाट पीपल आर बिहाइंड जो अपन पहले बात डोंट कर डू रहे दिस। थे। वो श्योरली डूबेगा क्योंकि सी
आप जब आपकी प्रॉब्लम आएगी वो फ्लोर पे आएगी एट द एंड ऑफ द डे। और अगर आपको आप ज़मीन पे उतर के काम नहीं कर सकते, तो फिर आप ऑफ़िस में बैठे-बैठे भी कुछ नहीं कर पाएँगे। यू हैव टू कनेक्ट टू द पीपल। आपको स्टाफ के साथ काम करना है। आज कोई स्टाफ का कोई और इट्स अ काइंड ऑफ इंडस्ट्री वेयर आपके हर थोड़े दिन में एट्रिशन रेट बहुत ज़्यादा है। कभी ये स्टाफ चला गया, कभी वो स्टाफ चला गया। आज ये प्रॉब्लम आ गई, गवर्नमेंट्स के साथ प्रॉब्लम्स हैं, टैक्सेशन के प्रॉब्लम्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी, मल्टीपल चैनल्स पे प्रॉब्लम्स आती है। और अगर आप उनको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ़ एक फ़ोन घुमाऊँगा और सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो रेज़िलियंस और ग्रिट मैटर करता है। एग्ज़ैक्टली। और जो बंदा ग्राउंड पे खड़े रह के, धूप में खड़े रह के कंस्ट्रक्शन करवा सकता है, उसमें ये कैपेबिलिटी है, इन्वेस्ट ऑन हिम। So, do you have an opinion about the celebrity restaurants that are opening everywhere? वो celebrity के नाम के पीछे है, but do you think they face these problems or have they just delegated it to someone? आई थिंक दे मस्ट बी हैविंग सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। और मुझे लगता है ये सारी ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स तो हर किसी की लाइफ में आती ही हैं। पर जो सेलिब्रिटी शेफ़ है, आई थिंक मुझे लगता है वो लोग बहुत ही रेज़िलिएंट लोग हैं, बहुत अच्छा से काम करते हैं। आई कैन गिव 2-3 एग्ज़ाम्पल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल द केएस चारकोल, दे आर द अमेजिंग पीपल। अच्छे से उन्होंने आई हैव टेस्टेड देयर फूड इन सूरत आल्सो। सूरत में मैं जब आई स्टार्टेड रिसर्चिंग इन सूरत, मैंने उनका काम देखा है। रेज़िलिएंट पीपल, वेरी हार्ड वर्किंग। So, did you travel a lot for research also? Not या only Ahmedabad. Where all did you travel for research? आई रिसर्च्ड सूरत आल्सो। आई रिसर्च्ड उदयपुर ऑफ कोर्स। आई रिसेंटली स्टार्टेड रिसर्चिंग मुंबई। Okay. या Why would that be? Why did you choose these particular cities? सो अगर आप इंडिया की इकोनॉमी को ढंग से अंडरस्टैंड करते हैं, तो आप बहुत ही पिन पॉइंट इंडिया के मैप पे 10 सिटीज़ को मार्क कर सकते हैं कि ये रेस्टोरेंट सिंपल इंडिकेटर्स हैं। पर कैपिटा इनकम कहाँ का ज़्यादा है, ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ की है, फूड कल्चर कहाँ का है। तो वेस्टर्न साइड ऑफ द इंडिया इज़ ऑल डेवलप्ड। जैसे आप वेस्टर्न से ईस्टर्न साइड में जाएँगे, थोड़ा कम डेवलपमेंट मिलेगा आपको। तो रेस्टोरेंट बिज़नेस इज़ अ बिज़नेस वेयर जहाँ डेवलप्ड जगह है वहाँ पे रेस्टोरेंट चलता है। डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड में नहीं चलता है। Okay. फॉर एग्जांपल इफ यू बाय अ रियल एस्टेट, Hmm. जैसे एग्जांपल आप अहमदाबाद में अगर आपको कोई बंगलो खरीदना है या कोई प्लॉट खरीदना है, तो आप डेवलपिंग एरिया में ढूँढेंगे कि आज से 10 साल बाद इसकी ये ग्रोथ Right. ट्रैजेक्टरी होने Right. वाली है। पर रेस्टोरेंट के में ये लॉजिक वर्क नहीं करता है। रेस्टोरेंट में ये लॉजिक वर्क करता है कि कौन-सा डेवलप्ड एरिया है, लोग कहाँ आना चाहते हैं। Was that a reason that you chose Sindhu Bhavan Road? सी लोकेशन इज़ अ वेरी बिग फैक्टर इन ओपनिंग अ रेस्टोरेंट। बहुत ही बड़ा फैक्टर है। अगर आपका लोकेशन राइट है तो आप आधा रास्ता वैसे ही क्लियर कर चुके हैं। तो अगर और मेरा बहुत सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे। आप 100 लोगों को जाके पूछिए कि मैं अहमदाबाद में कहाँ रेस्टोरेंट ओपन करूँ? Hmm. आई बेट 100 लोग ये बोलेंगे कि सिंधु भवन पे ओपन करिए। It's one of the सिंपल, most happening roads. सिंपल। Right. और ये लॉजिक हर सिटी में वर्क करता है। इट्स नॉट जस्ट इन अहमदाबाद। अब क्योंकि हर एक सिटी का अपना एक साइकी होता है। Hmm. वो एक एस्पिरेशनल प्लेस होती है जहाँ पे वो शाम में जाना चाहता है। जैसे यू आर फ्रॉम उदयपुर राइट? Right. सो उदयपुर में हरिदास जी की मंगनी, हर कोई बोलेगा कि हरिदास जी की मंगनी में करता है। सैलियों की बाड़ी, और हरिदास जी की मकड़ी। आप सूरत पे जाएँगे, हर कोई बोलेगा वीआईपी रोड करिए, अब मगदला के साइड करिए, रवेसू थोड़ा एरिया है। 4-5 एरिया आपको लोग आराम से बता देंगे कि यहाँ-यहाँ करो। और ऐसा नहीं कि इस आंसर में बहुत वेरिएशन आएगा, क्योंकि वो उनके लिए एस्पिरेशनल प्लेस है। वहाँ के लोकल के लिए वो एस्पिरेशनल प्लेस है, वहाँ जाते हैं लोग। But do you have some opinion for people who cannot afford to invest so much in a location? Then what do you think they should look for? Like what देन ट्विक they योर should प्रोजेक्ट, prioritize? ट्विक योर प्रोजेक्ट, बी द लोकेशन सेम, है ना? मतलब लोकेशन को वहीं रखिए आप, जहाँ पे है, पर आप अपने प्रोजेक्ट को छोटा कर लीजिए, उसको इकोनॉमिक्स में सेट करने की ट्राई करिए। Okay, बस। okay, that's nice. From being a UPSC aspirant to becoming a successful entrepreneur and a music producer, of course, yours is quite a story of resilience. Does this resilience come from being a UPSC aspirant? Like, what did you learn from that aspect of your life? सच अ गुड क्वेश्चन इट इज़। एक्चुअली आई थिंक यूपीएससी से मैंने जो सीखा वो मल्टी डिसिप्लिनरी होना सीखा।
यूपीएससी का सिलेबस कुछ ऐसा है कि आपको बहुत मल्टी डिसिप्लिन वे में तैयार करता है वो। आपको एक तरफ हिस्ट्री पढ़नी है, तो एक तरफ साइंस पढ़नी है, फिर आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, ऑन द अदर हैंड आपको एथिक्स और मॉरलिटी पढ़नी है, फिर एक तरफ आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी पढ़ना है। तो आपको वो बहुत एंगल्स पे सही करता है। तो आई थिंक उसने मुझे काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार किया बहुत सारी चीज़ें। तो उसने मुझे बहुत सोचने के एंगल दिए, और मुझे ऐसा लगता है कि यूपीएससी जो आपको सबसे बड़ी चीज़ देता है वो है एबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज। Okay. वो आप उसमें सिलेक्शन हो ना हो, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, बट जो आपको एबिलिटी देता है वो नॉलेज एक्वायर करने की, क्योंकि आप रेगुलरली वही वही काम करते हैं। आप उसकी पूरी जर्नी में आप सिर्फ नॉलेज एक्वायर करते Right. हैं। तो वो जो नॉलेज एक्वायर करने की जो कैपेसिटी आप पे जनरेट होती है, आई थिंक वो बहुत ही, क्योंकि वो आपको रेगुलर अपडेट रखती है। आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट थिंग विच आई लर्न फ्रॉम यूपीएससी। That's a great perspective of it, because as an entrepreneur, even I believe you have to learn every day. You have to acquire skills that you never thought of, but you'll have to do it. Exactly. So I think, again, coming to the topic, UPSC will make you resilient towards things, or what are some skills that you could name that has shaped your personality? See, actually, my UPSC journey is not something which I cherish, Okay. because actually I prepared for a whole decade. Okay. 10 This is साल quite मैंने, a long time. quite a long time. I started in when I was 20 and I stopped it when I was 30. So it's Quite a long time. quite, Your 20s were in the yeah. preparation And I did stage. each and everything possible for that. Because see, as I earlier said, हमारे बैकग्राउंड में वैसे लोग ही नहीं है जो ये सोच हमको ये पर्सपेक्टिव दे दे कि आप इसके अलावा भी बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। Quitters नहीं है हम. हाँ, नहीं, क्विटर वो तो एक अलग Quit बात कर है, ही नहीं सकते, बट मतलब ऑप्शन नहीं है. बट लोगों के दिमाग में ये होता है ना कि अगर आप घुस गए हैं, जैसे मेरा अपना नेचर ये है कि मैं अगर घुस जाता हूँ तो फिर मैं करता हूँ, और उसी लॉजिक से मैंने 10 साल उड़ा दिए अपनी ज़िंदगी। पर वो क्या होता है ना कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको वो गाइडेंस चाहिए होती है कि ठीक है, मतलब लाइफ में सिर्फ वो एक चीज़ नहीं है जो आपको करनी है, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट जस्ट एन एग्ज़ाम, इट्स अबाउट द लाइफ इज़ मच मोर बिगर देन दैट। और ये रेस्टोरेंट करने के बाद या म्यूज़िक करने के बाद मुझे समझ में आता है कि काश मैं उस समय भी ये करता। मैंने 10 साल सिर्फ पढ़ाई करी, मैं शायद उसमें म्यूज़िक भी ऐड कर देता थोड़ा-सा, हम्म. थोड़ा मैं अपने सोशल स्किल्स को और रखता आगे, मैं और दोस्त बनाता अच्छे। तो यू थिंक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या जीवन में हमेशा डेफिनिट करती रहती है? 100%। ओके. यू मतलब यू आर नॉट अ मशीन। हम्म. मैंने अपने आप को एज़ अ मशीन समझा 10 साल तक। आई थिंक वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। So do you regret those 10 years, or नो, do नो, you think डेफिनिटली that नॉट। आई you लर्न्ड would अ have लॉट। shortened it नो, or something? You learned a आई लर्न्ड अ लॉट, बट अगर मैं पीछे जाके रेट्रोस्पेक्टिवली इसको एनालिसिस करूँ तो मेरा ये मानना है कि मुझे सिर्फ वो नहीं करना था, मेरे को साथ में भी चीज़ें कर लेनी चाहिए थी, और ओके. मुझे थोड़े दोस्त बना लेने चाहिए थे, थोड़ा मुझे क्रिकेट खेल लेना चाहिए था, और मुझे और म्यूज़िक कर रहे मैंने म्यूज़िक कंप्लीटली छोड़ दिया था उस 10 सालों में। मतलब मैं म्यूज़िक गाने-वाने सुनता था, बट आई डिडन्ट परफॉर्म। मतलब राइट. उससे जस्ट व्हेन आई स्टार्टेड यूपीएससी, उससे पहले तो मैं रेगुलरली स्टेज परफॉर्मर था। ओके. पर सडनली आई ड्रॉप्ड इट एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग दैट, और फिर मैंने किया ही नहीं कुछ। बट उस समय प्रेशर इतना होता है, आई थिंक, लाइक इतना इंटेंस फोकस होता है एक चीज पे, एंड यू बिलीव योरसेल्फ दैट यू विल क्रैक इट. या दैट इज़ देयर, और दैट शुड बी देयर। So how can someone disconnect from that? आई थिंक मध्यम मार्ग जो बुद्ध ने बोला है, आई थिंक दिस इज़ द आंसर फॉर दैट। आप हर चीज़ को बहुत उस एक्सट्रीम तक मत खींचिए। Okay. मतलब Hmm. जो मैंने किया वो मैं बता रहा हूँ कि मैंने बहुत एक्सट्रीम पे खींचा उसको, व्हिच इज़ नॉट एडवाइजेबल। I was under the severe depression for long 2 years in 2015-16. Why it happened? Because of my other aspects of my life was totally ignored. Shut down. Right. मैंने मतलब गाना गाना छोड़ रखा है, मैं दोस्तों से नहीं मिल रहा हूँ, मैं मूवीज़ नहीं देख रहा हूँ। आई एम जस्ट स्टडिंग एंड आई डिड फॉर हेल 10 years. That है ना? is a long time, yeah. राइट, एंड इट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग। बट उसने मेरा ये कैरेक्टर ज़रूर बना दिया कि मैं रेज़िलिएंट हुआ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। आई एम डिसिप्लिन लाइक हेल। मतलब मुझे सुबह आप बोलेंगे कि यहाँ बैठ के 10 घंटे ये करना है, आई विल डू दैट डेफिनेट। बहुत ईज़ी है मेरे लिए ये काम करना, जो लोगों के लिए बहुत मुश्किल है।
वही है लाइफ में, अगर आप सीखना चाहो तो आप हाँ, सीख ही सकते मैं हो, हाँ, इससे मैंने ये कुछ सीखा ना कि कुछ हाउ सीखा टू ही बी है। डिसिप्लिन्ड, एक ही चीज़ पे कैसे फ़ोकस करना है, क्या करना है, वो मैंने किया। पर उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, तो वो भी बता रहा हूँ मैं साथ से। But UPSC में you have to be very updated with current affairs. You have to be very updated with everything going around. So, do you think that also developed your business acumen and knowledge for later on in your life? डेफ़िनिटली 100%। मतलब आई यूज्ड टू रीड अ लॉट, आई द बिज़नेस, इकोनॉमिक्स एंड एवरीथिंग। इकोनॉमिक्स मुझे आज भी लगता है कि जो अच्छी अंडरस्टैंडिंग है मेरी इकोनॉमिक्स को लेके, काफ़ी बढ़िया। मुझे एग्ज़ैक्टली पता है कि कौन-सा सेक्टर किस तरीके से परफ़ॉर्म कर रहा है। उसको उसमें क्या पॉलिसी इनिशिएटिव लेने चाहिए जिससे ये फ़ायदा होगा। तो इंडिया का भी जो एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम है, उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन रहेगा? मुझे लगता है कि वो बहुत कंसंट्रेटेड है एलीट क्लास पे। एलीट क्लास में? मतलब ओके। वो टियर 2, टियर 3, टियर 4 रूरल एरिया तक नहीं पहुँचा है। Why पहुँचना would चाहिए। that be? Like, what do you think? Is it पॉलिसी because of the पैरालिसिस। policies? लोगों को वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है जहाँ तक उसको पहुँचना चाहिए। स्टार्टअप इकोसिस्टम, मेक इन इंडिया, हमने जो कुछ भी इनिशिएटिव्स लिए, वो नहीं है, ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुँचता है। और डू यू थिंक कहीं न कहीं वो फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन अ, थ्रू दैट एलीट क्लास ही रुक रहा है या फिर वो हमेशा बिकॉज़ होता है, हाँ, वो हर जगह होता है। ओके। जो पिरामिड में सबसे टॉप पे है, वो सबसे पहले बेनिफिट लेते हैं और जो कुछ बचता है वो परकोलेट होता है डाउन तक, हमेशा ये होता है। हुँ। बट और डू यू थिंक सम जो नीचे है पिरामिड में, उनको इस चीज़ से फ़र्क भी पड़ रहा है या वो इस गेम में हैं भी? क्योंकि लाइक क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम व्हेन यू सी व्हाट आई फील इज़ जब मैं रूरल या कोई फार्मर या ये कैटेगरी के लोग देखे तो उसमें 20% ऑफ लोगों को फ़र्क पड़ता होगा कि ऊपर वाले क्या सोच रहे हैं या वो उस बॉल गेम में ऑल टुगेदर आना चाहते हैं। बट देयर आर 80% पीपल हू आर हैप्पी इन देयर लाइव्स एंड हू डोंट वांट टू इवन टच दैट गेम। They don't care about capitalism. They don't care about the race. They don't care about schemes that government is implementing for their benefits. They just want to live that life period in peace. So do you think that is आई helpful थिंक for our nation? ऐसा तो नहीं है कि वो यही लाइफ जीना चाहते हैं। हर किसी को ग्रोथ की अपॉर्च्युनिटी मिलेगा तो ग्रोथ करेगा इंसान। ऐसा नहीं है कि उसको वही लाइफ जीनी है। पर एक इन्फॉर्मेशन का फ्लो भी होता है। हम कैसे अपलिफ्ट कर रहे हैं लोगों को। फॉर एग्ज़ाम्पल आई कैन टेल यू द एग्ज़ाम्पल ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट फॉर एग्ज़ाम्पल। उन्होंने एंटरप्रेन्योरल चीज़ें चलाई हैं, करिकुलम में डाला है, सब कुछ किया है। तो बच्चों के लेवल से ही वो एक माइंडसेट स्टार्ट किया उन्होंने। और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द इन व्हिच स्कूल यू आर स्टडीइंग। फॉर एग्ज़ाम्पल आप प्राइवेट स्कूल में हैं या गवर्नमेंट स्कूल में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि उनका Structure. एजुकेशन सिस्टम वैसा उन्होंने डेवलप किया है पिछले 5-10 सालों में। पर ये बाकी जगहों पे नहीं हुआ है। But do you think elite class is responsible for that? Because a lot of people on the top only set the curriculum, and our curriculum is नो, honestly it's outdated. सेट बाय द प्रेजेंट गवर्नमेंट, इट्स सेट बाय द एजुकेशनिस्ट। काफ़ी बड़े एजुकेशनिस्ट होते हैं जो पूरा पॉलिसी फ्रेम करते हैं, वो लोग करते हैं और वो अपनी जगह पे सही भी करते हैं। उन्होंने अच्छा ही करिकुलम सेट किया है। बट द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, जिस तरीके से बेनिफिट्स मिलने चाहिए, सी दिस इज़ द एक्टिव रोल ऑफ अ गवर्नमेंट कि उनको उस डेप्रिवेशन से बाहर निकाल के वो लेके आएँ। Hmm. वो इनिशिएटिव है नहीं। द But do you think population is also the case? Like we go to the countries outside India, of course, to the foreign countries. The population is less, so they can control that flow a lot more. आई थिंक इट्स नॉट द केस। द थिंग इज़, सी आई थिंक वी आर इन द एरा ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड, जहाँ पे द मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन इज़ अंडर द एज ऑफ 30 और 35। तो जो वो लार्जर चंक है जो प्रोडक्टिव एज ग्रुप में है। तो जो डिपेंडेंट्स हैं लेस देन 15 एंड मोर देन 60, वो कम है, बजाय के 15 से लेके 60 की एज वाले जो ग्रुप हैं, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, वो ज़्यादा है हमारे पास। तो इस लॉजिक से हमें एक्चुअली ज़्यादा ग्रो करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा वर्किंग पॉपुलेशन है। पर वो population reels में busy है. पर वो पॉपुलेशन दिन So, तो बिजी है एक्चुअली। but that is also personal choice. यार I feel like I have पर्सन, people around me. मैं ये नहीं कह रहा हूँ रील्स नहीं देखना चाहिए। हाँ. आई एम नॉट अ पर्सन जो ये बात बोल रहा है कि सोशल मीडिया को कट कर दो आप। मतलब इट्स वेरी 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 नेसेसरी फॉर द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसके लिए बहुत ज़रूरी है वो। पर मैं ये कह रहा हूँ कि एक बड़े लेवल पे ये कैंपेन चलाना चाहिए गवर्नमेंट को, या व्हाटएवर द एनजीओज और जो भी चला पाए, कि
आपके बेनिफिट के लिए क्या है, आप कौन सा करिकुलम लें, आप किस तरीके से बिजनेस इकोसिस्टम को स्टार्ट कर सकते हैं, भले ही छोटे करें। हम्म मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर इंसान को बड़ा इकोसिस्टम बड़े तरीके से करना चाहिए, छोटे करें, पर उसके लिए गवर्नमेंट को हैंड्स ऑन अप्रोच लेके आना पड़ेगा। uh, I have a different opinion in that because like if I see people of my age group, मेरे ग्रुप में आप देखो लाइक मेरे अक्वेंटेंस मेरे कॉलेज बैचमेट्स जो भी रह चुके दे डोंट वांट टू टेक दैट इनिशिएटिव। पहले मेरे को लगता था बिकॉज मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी है कि करते रहो पढ़ते रहो और अपना काम करो, कुछ अच्छा करो, कुछ अच्छा करो। बट जब मैं उनको देखती हूँ मेरे को पहले लगता है सब ऐसे ही होते हैं, सभी तो कर रहे हैं, सभी तो मेहनत कर रहे हैं, सभी अपना पोटेंशियल टच करना चाहते हैं। बट नाउ दैट आई हैव ग्रोन अप सो मच एंड नाउ दैट आई हैव अचीव्ड अ स्मॉल लिटिल बिट, I see that they don't want to do it themselves. They don't want to have that hassle of creating something. They just want to live paycheck to paycheck by choice. So, what can government do to inspire them? There are already so नो नीड ऑफ many इंस्पिरेशन, द थिंग इज, सी मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, कोई कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है, अहमदाबाद में चल रही है मान लीजिए, और वहाँ पे स्टील की रिक्वायरमेंट आई कि भाई हमें इतना केजी स्टील चाहिए, इतना टन स्टील चाहिए। तो बिग बिल्डर हैं, वो क्या करेंगे, अपने किसी एक्वेंटेंस जो रेगुलरली उनका वेंडर होगा वहाँ से वो करेंगे, जिनसे वो रेगुलरली काम करते होंगे। इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो उनका फ्रेंड और फैमिली में कोई कोई होगा, जिनको वो चाहते हैं कि वो अपलिफ्ट करें उसको, Hmm. तो वो उसको एक कॉल लगाएंगे, उसको ऑर्डर देंगे। ठीक है, सिमिलरली वो भी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली उसमें देंगे। मैं कह रहा हूँ कि ये पूरा एक सर्कल, जो टॉप एलीट क्लास का जो टॉप सेगमेंट है, वो पूरा कॉन्टेक्ट वहीं यूटिलाइज कर रहा है और वहीं वो रिसोर्सेज को घुमा रहा है, वो परकोलेट नहीं हो रहा है नीचे तक। दिस इज द गवर्नमेंट्स ड्यूटी कि नीचे वालों को पर वो लेके आए वहां तक। राइट। राइट, अगर आप उसको, अगर आप उनको ये इनिशिएटिव देंगे कि आपको इतना, हम आपको ये इंडस्ट्री ओपन करके देते हैं, इसमें से इतनी इंडस्ट्री में से इतना जो जो माल सामान है वो आपको इन इंडस्ट्रीज को सप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल, दिस बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस का जो प्रॉब्लम है, बट आई थिंक वॉरेन बुफे ने एक चीज कही है लाइक थोड़ा और इस टॉपिक पे बात करते हैं, मेरे को भी इंटरेस्ट आ रहा है। वॉरेन बुफे ने कहा था कि अगर मैं मेरी सारी वेल्थ इक्वली बांट दूं सब में, ठीक है, सब अमीर हो जाएंगे, नो डाउट, बट इट विल टेक ओनली 3 years फॉर मी टू गेट दैट वेल्थ बैक। राइट, Because I agree with that very much because I see the people around me, they by choice don't want to get into that elite class. They are happy where they are. दिस, They don't want to utilize their potential, and it irritates me because I'm a person who wants to touch my so potential. it is whose failure then? It's a personal failure, No, I it's not think. personal failure, it's a government failure. How Because can like आपने government see, pick that up? अगर आपने किसी इंसान के अंदर ये कैपेसिटी जनरेट, फॉर एग्जांपल, अगर वॉरेन बुफे अपनी सारी वेल्थ को बांटेंगे, तो उसका कुछ हिस्सा मेरे पास भी आएगा, आपके पास भी आएगा, राइट? हाँ, आई विल नॉट बी द सेम पर्सन जो मैं आज हूँ, यू विल नॉट बी द सेम पर्सन जो आप आज, yeah. क्योंकि आपको ये पता है कि उस रिसोर्स को कैसे यूटिलाइज करना है। I think मेरे, that depends on upbringing also. दैट डिपेंड्स ऑन द नॉलेज वी हैव, दैट, Mm, राइट, right. दिस नॉलेज, बाय दिस नॉलेज कैन बी इम्पार्टेड टू दोज पीपल, जो अगर उनके पास वो पैसा जाता और वो उसी तरीके से वहीं के वहीं नहीं रहते और वो खत्म कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। बट मेजोरिटी लोग फिलहाल इंडिया में मेजोरिटी है, feel ऐसे हैं कि जो रेडीली अपनी वांट्स को पूरी कर लेंगे रादर देन See, थिंकिंग कि इसको मैं कह रहा हूँ कि मल्टीप्लाई कैसे करें। अगर कोई बिग बिग बिलियनियर और जो कैपिटलिस्ट हैं वो इस लॉजिक से चल रहे हैं कि अगर हम लोग अपनी सारी वेल्थ बांटेंगे तो मैं 3 साल में वापस सब वहीं के वहीं आ जाएगा और हम वापस वहां हो जाएंगे। इट्स अ इट्स अ वेरी स्मार्ट टेक्निक टू अवॉइड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम्म ये बहुत ही ऐसा कि हम, मतलब वो इनइक्वालिटी को जस्टिफाई कर रहे हैं। बेसिकली हो क्या रहा है कि जो सोसाइटी में एक बहुत बड़ी इनइक्वालिटी खाई है, उसको वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने अपनी मेहनत से ये बनाया है और अगर हमारे पास नहीं होगा तो हम वापस बना लेंगे। हम्म अगर मैं आपको एक बुक सजेस्ट करता हूँ यहाँ पे, साइकोलॉजी ऑफ मनी, पढ़िए मैंने, राइट, हाँ। उसमें उन्होंने यही बात बोली कि लक एंड रिस्क पे एक चैप्टर है, उस पे हाँ हाँ हाँ। कह रहा। तो आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट वॉरेन बुफेट, हु इज द ओनर ऑफ दिस माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स। बिल गेट्स। तो बिल गेट्स का इन्होंने केस स्टडी दिया है कि जब हम्म जिस जिस स्कूल में वो थे, उस पूरे यूएस में
कुछ 2 या 3 स्कूल्स में उस टाइम पे कंप्यूटर हुआ करते थे, Hmm. राइट? उसमें से बिल गेट्स एक टाइम पे थे और एक वो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम था जिसमें उन्होंने वो कोडिंग वगैरह सीखी और देन Hmm. है ना वो वहाँ चले गए, उस जगह पहुँचे। तो इट्स अ मैटर ऑफ लक आल्सो। Yeah, I absolutely acknowledge that. Luck is very important. लक Like लक इन अ सेंस कि आप राइट टाइम पे राइट प्लेस right पे, place पे हो, right. है ना? अगर आप राइट टाइम पे राइट प्लेस पे बहुत जगह लोग नहीं हो पाता है, तो क्या उनको वो डिग्निफाइड लाइफ जीने का हक नहीं है क्या? तो वो राइट टाइम पे राइट प्लेस पे आप कैसे पहुँचेंगे, वो गवर्नमेंट की ड्यूटी है। बट मेरे को ऐसा लगता है वो पर्सनल जर्नी ही रहेगी हमेशा, क्योंकि देयर वर फॉर टाइम्स वेयर एग्जाम्पल आई वाज नॉट एट द राइट। मैं आपको बताता हूँ एक ऐसे फैमिली आप क्यों बिकॉज़ सी आई हैव द एक्सपोज़र यू डू नॉट हैव। हाँ, आप एक गाँव में जाइए, वहाँ पे एक इंसान की लाइफ इतनी डिप्राइव्ड है कि उसके सिर्फ़ उसकी जो मैनुअल वर्क है वो करने से फुर्सत नहीं है उसको। उसको आप नहीं कह सकते हो कि मैं आपको 2 करोड़ रुपए दूँगा और आप बिज़नेस खड़ा कर दो, वो कर ही नहीं पाएगा। 2 करोड़ रुपए उसके लिए कागज़ के पन्नों के बराबर है, राइट। क्योंकि उसके पास वो नेसेसरी स्किल, नेसेसरी नॉलेज नहीं है। अब वो नेसेसरी स्किल और नेसेसरी नॉलेज देने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वो एक्टिवली गवर्नमेंट गवर्नमेंट की है।